देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और आज कुछ देर बाद बेंगलुरु में प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो होगा। दोपहर में शिवमोगा ग्रामीण और शाम में नंजानगुड़ में पीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद श्रीकंठेश्वर स्वामी के मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन करने जाएंगे। तो आज का जो दिन है वो प्रधानमंत्री कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी प्रचार को धार देने में लगाएंगे और ये इस तरह का कुछ प्रोग्राम है जो उनका रहने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद रोड शो जो है वो होगा उनका। कल भी एक बड़ा रोड शो हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक जो है जुटे थे। तस्वीरें आप देखिए बेंगलुरु के उस रोड शो की, और आज भी एक बड़ा रोड शो यहाँ पर होने वाला है। तो पीएम मोदी जोरदार प्रचार जो है कर्नाटक में कर रहे हैं। लगातार उनके कार्यक्रम एक के बाद एक यहाँ पर हो रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है समर्थक वहाँ पर पीएम के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। फूलों से सजी हुई इस गाड़ी पर पीएम मोदी सबका अभिवादन करते हुए वहाँ पर देखिए कई घंटे लंबा ये रोड शो रहा और आज भी कुछ ऐसा ही व्यस्त कार्यक्रम पीएम का यहाँ पर रहने वाला है। अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और दोपहर में शिवमोगा ग्रामीण और शाम में नंजानगुड़ में पीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह ये रोड शो रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में जो सभी दल हैं वो अपनी ताकत पूरी यहां पर झोंक रहे हैं। बीजेपी का प्रचार अभियान भी जोरों पर है और कल पीएम मोदी ने कई रैलियों के साथ बेंगलुरु में एक बड़ा रोड शो किया। इसकी तस्वीरें आप देखिए। और इस रोड शो के बाद पीएम ने बदामी में रैली की। यहां उन्होंने कहा कि कर्नाटक का ये जोश और उमंग बता रहा है कि राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए जनता लड़ रही है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेलगावी में रोड शो किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उडुपी में रोड शो किया। तो तीन तस्वीरें कल के प्रचार की आप देखिए किस तरह से जोरदार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और आज भी कुछ इसी तरह का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रचार के लिए तय है। हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने दशकों तक देश के कर्नाटका के किसानों को भी 85% कमीशन का शिकार बनाया। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया घोटाला हुआ था, किसानों को याद होगा यूरिया घोटाला। यानी कांग्रेस ने किसानों के पैसों को भी लूट लिया था। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी का जोरदार प्रचार हो रहा है और इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है। कल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुबली में रैली की और पिछले 4 साल में ये उनकी पहली चुनावी रैली रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि कर्नाटक के दिन अब बदलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक के लोगों को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। भाजपा सरकार की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। तो
2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपने इस्तीफे के फैसले पर यू टर्न लेने के बाद अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचे और बारामती के गोविंद बाग स्थित अपने घर पहुंचने पर शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात की। इस दौरान उनका शानदार स्वागत किया गया। बारामती में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में कभी टूट नहीं होगी। अजित पवार को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कम बोलते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीपी को नया नेतृत्व देना चाहता था, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान करना होगा। शरद पवार से बारामती में बात की हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज और सौरभ गुप्ता ने। 4 दिन से बारामती में हूँ। यहाँ पे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की लोगों से भी बात की है। चेहरा उनके लिए आप हमेशा से हैं। आपने भी कहा कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अजीत पवार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक चिंता लोगों के जहन में है, किसी तरह से भी एनसीपी में टूट हुई तो कहीं बारामती के विकास पर ब्रेक तो नहीं लगेगा? नहीं, फर्स्ट एनसीपी टूट होगी नहीं, ये बात बिल्कुल होगी नहीं, कोई जाएगी नहीं। फॉर नो रीजन ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे। एक संदेश ऐसे दिया, इसमें बिल्कुल नहीं। इनकी काम की स्टाइल अलग है, मेरी काम की स्टाइल अलग है। वो आई मीट मोर पीपल, आई डिस्कस, his concentration is always to deliver the goods. He is result-oriented person, and that's why sometimes he speaks less, and that creates some misunderstanding here and there. But if you see that with the Varavati or NCP, there is a total unity. We work together and we will show the results. और अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बाड़मेर में रैली कर एक बार फिर अशोक गहलोत सरकार पर यहां पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मां बाप अपना पेट काटकर बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, वो बच्चे परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। इन मामलों में कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? मैं जोर सिंह जी सहू साहब से निवेदन करना चाहूंगा, शॉल उड़ाकर मान सम्मान। हेमाराम चौधरी जी बाकी सबसे हटकर हैं। आज अपने स्वर्गीय पुत्र की याद में जो विराट और खूबसूरत छात्रावास बनाया है क्षेत्र के 36 कौम के नौजवानों के लिए, ये पूरे मारवाड़ के लिए एक बेमिसाल एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको बहुत दशकों तक लोग याद रखेंगे। मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर जब जब भ्रष्टाचार हुआ है हम लोगों ने विरोध किया है। आज भी कर्नाटक में हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो पिछले कार्यकाल में भाजपा के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ था उस पर जो हम लोगों ने अपना कमिटमेंट दिया था उस पर खरा उतरना चाहिए। मैंने कई मरतबा इसकी बात उठाई है, चिट्ठियां लिखी हैं, मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है। मैं और आग्रह करूंगा कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। और अब बात मौसम में हुए बदलाव की करते हैं। आखिर झुलसाने वाली मई महीने की गर्मी के मौसम में मौसम जो है वो इतना मेहरबान क्यों हो गया है और ये मेहरबानी कितने दिन तक चलेगी, इसका असर क्या होगा? मौसम में अचानक से आए इस बदलाव से उठे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की सहयोगी कंपनी बीक्यू प्राइम हिंदी की नियति बोरा ने स्काईमेट वेदर के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा से खास बातचीत की। मई का महीना मतलब चुपती जलती गर्मी का मौसम। जी हाँ, होता था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार कुछ अजीब हो रहा है। उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बहुत डरावना नहीं, अचानक से सुहाना हो गया है। मौसम के इसी बदले हुए मिजाज को समझने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्काईमेट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। समझा दीजिए मौसम को हुआ क्या है? कुछ दिनों पहले हम हीट वेव कर रहे थे, अचानक से क्या बदल गया? देखिए, इस बार मौसम में जो बदलाव है अभी नहीं, हमने पहले भी देखा। एक्चुअली फरवरी के महीने में पहले गर्मी शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा तापमान बढ़ गए थे। उसके बाद जो कि मार्च तक पहले हाफ तक रहे, पहले पखवाड़े तक, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसमें चेंज आ गया। और विशेषकर पिछले 15 दिनों से तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थिति है जो कि शायद
वैसे कंफर्टेबल है मौसम की जो कंडीशंस हैं काफी सारे भागों में, लेकिन सीजनल नहीं है, अनसीजनल टाइप है। तापमान सामान्य से 15 डिग्री कम, बहुत सारे भागों में 10, 11, 12 और इवन 15, जिसमें कि देश की राजधानी भी है। ऐसे ही तापमान लगभग 25 से लेके 30 डिग्री के आसपास या उससे कम देश के मध्यवर्ती भागों में। ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि मई का महीना और जून के कुछ दिन कहें तो हम सबसे ज्यादा गर्म मानते हैं, और आप मई के महीने में तो 40 डिग्री से कम तापमान तो बहुत सारे भागों में होता नहीं है। और आप यकीन करिए पिछले 5 दिन से देश में लगातार 5 दिनों तक किसी भी हिस्से में 40 डिग्री का तापमान नहीं पहुंचा। वो लगभग 37-38 डिग्री तक पहुंच गए ही सिमट गए थे। हाँ, एक बार मौसम फिर बदल रहा है और आने वाले दिनों में और तेजी से बदलाव होगा। 40 डिग्री एक बार फिर से गुजरात में पहले शुरू होगा और उसके बाद से देश के दूसरे भागों में भी हमें ऐसे तापमान देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है एक नॉर्मल जो सीजन होता है मई का, एक सप्ताह का समय दीजिए, एक ट्विस्ट इन द वेदर कंडीशन, चेंज इन वेदर कंडीशन वो हमें देखने को मिलेंगी। जी, तो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का सिलसिला उत्तर पश्चिमी इलाकों में आगे भी जारी रहेगा या कुछ दिनों बाद फिर से आसमान आग उगलने लगेगा? देखिए, जैसे जैसे हम प्री मानसून के ओर बढ़ते हैं, जैसे मई का महीना या फिर जून के महीने से जैसे मानसून शुरू होता है, धीरे धीरे जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, इनका जो असर है वो भी कम होना शुरू जरूर हो जाता है। रहते जरूर हैं, इनके बिना तो ना तो मानसून पहुंचता है उत्तरी भागों में देश के, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या उत्तरी भागों में कहें तो वो इन्हीं के कारण ही पहुंचता है। पर अभी आने वाले दिनों में उतना एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण कि प्लेन्स में उसका असर हो, माउंटेन्स में अभी भी रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में काफी सारे जगहों पे स्नोफॉल है, 4 धाम यात्रा बाधित है, कई जगह वो तो रोक भी दी गई है, वही कारण है। और वो अगले कुछ दिन वहां तो चलता रहेगा, लेकिन प्लेन जो है उत्तर भारत के, उसमें 2 दिन के बाद दिल्ली समेत हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत कम एक्टिविटी रहेगी और उसके कारण तापमान में एक हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, काफी तापमान बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ दूसरे हफ्ते दूसरा जो पखवाड़ा होगा, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मई, उसमें हीट वेव बन जाने की संभावना बाकायदा बन जाएगी देश के मध्यवर्ती भागों में और पूर्वी भागों में टू स्टार्ट विद, और उसके बाद फिर उत्तरी भागों में भी ऐसे ही हालात बन जाने की संभावना बिल्कुल रहेगी। जी, शुक्रिया मिस्टर शर्मा बीक्यू प्राइम हिंदी को समय देने के लिए और इस अनयूजुअल मौसम का पूरा माजरा समझाने के लिए। व्यूअर्स, अगर आपके शहर में मौसम मेहरबान है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मजेदार मौसम का लुत्फ उठाइए। शुक्रिया जुड़ने के लिए।